मैं बालक तू माता शेरावालिए है अटूटी। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 7 रुपए के कैसेट्स बेचने से शुरुआत कर भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी की स्थापना की और ये साबित कर दिया कि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आप अपना मुकद्दर पूरी तरह बदल सकते हैं। हे भोले शंभु पधारो बैठे छुप के कहा। जो फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के बावजूद केवल अपनी भक्ति, समर्पण और दरिया दिली के लिए जाने गए और सोनू निगम, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जैसे कई न्यू कॉमर्स को मौका देकर उन्हें स्टार बनाने का काम किया। उन्होंने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप फिल्मों में गाएं पर आप प्राइवेट किसी और का मत गाइए। मैंने ठीक, नो प्रॉब्लम। मैंने 5 साल उनके साथ में काम किया जब वो जिंदा थे। मैंने कभी भी किसी के पास प्राइवेट गाना नहीं गाया। तो आखिर क्या वजह रही कि इस सज्जन और भक्त आदमी को सरेआम मंदिर के सामने गोलियों से भून दिया गया? और क्यों इनके मर्डर प्लान की जानकारी होने के बावजूद पुलिस पर कुछ ना करने के आरोप लगे? बताएंगे इस म्यूजिक लेजेंड के स्ट्रगल, फेम और मौत से जुड़ी सभी गहरे राज। आप बने रहिए हमारे साथ। बारह अगस्त 1997 को मुंबई में ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रोज की तरह ही टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार घर से निकलकर ऑफिस जाने से पहले मंदिर गए, लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ आज क्या होने वाला था। मंदिर की दूसरी तरफ एक नाई की दुकान थी जहाँ पहले से ही मौत इनका इंतजार कर रही थी। मंदिर से निकलकर जैसे ही गुलशन कुमार अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, तभी नाई की दुकान पर बैठे शूटर्स में से एक भाग कर आया और इनके सर पर गन लगाकर बोला, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। इसके बाद डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर्स ने वहां पर जो मौत का तांडव किया वो सोचकर भी रूह कांप उठती है। गुलशन कुमार खून में लथपथ लोगों के सामने जान बचाने की गुहार लगाते रहे और लोग इनके मुंह पर अपने घर के दरवाजे बंद करते रहे। एक निहत्थे इंसान को मारने के लिए 16 गोलियां दाग दी गईं और सबके जहन में बस एक ही सवाल कौंधने लगा कि सबका भला करने वाले एक देवता जैसे इंसान को आखिर डॉन दाऊद इब्राहिम ने क्यों मरवा दिया। लेकिन ये जानने के लिए आपको गुलशन कुमार के अतीत में जाना होगा, उनकी अच्छाइयां और उनकी गलतियां समझनी होंगी। आज के इस वीडियो में हम गुलशन कुमार की पूरी स्टोरी समझेंगे। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 को दिल्ली के दरियागंज में एक पंजाबी परिवार में हुआ। इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा, लेकिन तंगी के माहौल में भी इनके परिवार की भगवान में गहरी आस्था रही। इनके पिता चंद्रभान दिल्ली के दरियागंज में एक जूस की दुकान चलाते थे। जब गुलशन थोड़े बड़े हुए तो ये भी उस जूस की दुकान में काम कर अपने पिताजी की हेल्प करने लगे। उस जमाने में रेडियो के अलावा संगीत सुनने का कोई दूसरा आसान और मशहूर सोर्स था तो वो कैसेट प्लेयर हुआ करता था। गुलशन की जूस की दुकान पर भी एक टेप रिकॉर्डर में कैसेट में भक्ति गाने बजते रहते थे। जूस की दुकान पर काम करते हुए धीरे धीरे गुलशन को बिजनेस की बारीकियां समझ आने लगीं और इन्होंने बिजनेस को बड़ा करने की ठानी और पिताजी की दुकान के बगल में एक छोटी सी कैसेट की दुकान खोल ली। कैसेट्स बेचने के साथ ही गुलशन कैसेट को किराए पर भी देना शुरू कर दिए, जिससे मुनाफा बढ़ने लगा। साथ ही मल्टीटास्किंग करते हुए गुलशन दुकान पर थोड़ा बहुत मैकेनिकल काम भी कर लिया करते और अगर लोगों के कैसेट या कैसेट प्लेयर खराब हो जाते तो ये खुद ही उसे ठीक भी कर दिया करते। कैसेट्स की शॉप पर बैठे बैठे जब ये गाने और भजन गुनगुनाते तो आस पड़ोस की दुकान वाले और हर सुनने वाला इनकी गायकी की बहुत तारीफ करता। धीरे धीरे गुलशन कुमार के मन में ये आइडिया आने लगा कि क्यों ना अपनी आवाज में कुछ गानों को रिकॉर्ड कर खुद ही कैसेट बनाकर बेचा जाए, जिसके बाद इन्होंने खुद की भक्ति कैसेट्स बेचना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये रही कि महंगे कैसेट्स के गानों को री रिकॉर्ड कर उसे आधे से भी कम कीमत पर बेचा जाए। कहा जाता है कि जिस समय मार्केट में 30 रुपए के कैसेट्स मिलते थे, उस समय इन्होंने री रिकॉर्ड कर अपने भक्ति कैसेट्स को 7 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। इसी स्ट्रैटेजी ने आगे चलकर गुलशन कुमार को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक छत्र राज करने में मदद की। करने वंदन चरणों में बजरंगी, दर पे हम तेरे रोज आएंगे।
जब बिजनेस बढ़ने लगा तो इन्होंने नोएडा में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के नाम से म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और फिर खुद के गाने के साथ ही न्यू कमर सिंगर्स को मौका देने लगे और बड़े सिंगर्स के गाए गानों को इन नए गायकों की आवाज में री रिकॉर्ड कर सस्ते दामों पर बेचने लगे। संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते हुए इन्होंने फिर दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई जाने के बाद इन्होंने कुछ फिल्मी गानों का प्रोडक्शन शुरू किया। वहां पर भी फिल्मी गानों का प्रोडक्शन अच्छा चलने लगा, लेकिन असली कामयाबी इन्हें 11 जुलाई 1983 को मुंबई में टी सीरीज कंपनी की शुरुआत करने के बाद मिली। टी सीरीज कंपनी अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे ये लोगों के बीच फेमस होते रहे। गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी का नाम भगवान शिव के त्रिशूल के पहले लेटर यानी टी पर टी सीरीज रखा। गुलशन कुमार भगवान शिव और माता वैष्णो देवी को मानने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कई भजन और आरती अपनी म्यूजिक लेबल टी सीरीज से रिलीज करना शुरू किया। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन। आगे चलकर इन्होंने कैसेट्स के अलावा अगरबत्ती, बोतलबंद पानी, डिटर्जेंट और सीलिंग फैन आदि का काम भी शुरू कर दिया। खैर, टी सीरीज कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब साल 1988 में आमिर खान और जूही चावला की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब फिल्म के रिकॉर्ड 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद साल 1990 में फिल्म आशिकी रिलीज हुई जो कि एक म्यूजिकल हिट रही और उसके कैसेट बिक्री ने पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कुमार सानू नए किशोर कुमार बन गए और इसी फिल्म से संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी को भी पहचान मिली। ये फिल्म गुलशन कुमार के प्रोड्यूसर के तौर पर भी पहली फिल्म रही। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इसके साथ ही गुलशन कुमार ने अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को भी एक एक्टर के तौर पर लॉन्च करने का फैसला किया। इन्होंने साल 1993 की फिल्म आजा मेरी जान से भाई को लीड एक्टर के रूप में लॉन्च किया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। फिर इन्होंने उसी साल दूसरी फिल्म रिलीज की कसम तेरी कसम। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई, लेकिन छोटे भाई को अपने बेटे की तरह मानने वाले गुलशन ने हार नहीं मानी और फिर भाई को हीरो बना के अगली फिल्म खुद ही प्रोड्यूस की और डायरेक्ट भी कर डाली। फिल्म का नाम रखा गया बेवफा सनम। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। गुलशन कुमार ने यहाँ भी अपनी एक स्ट्रैटेजी लगाई और फिल्म से पहले ही इसके गानों को रिलीज कर दिया। इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके गानों को देखने के लिए लोगों का हुजूम सिनेमा घरों में उमड़ पड़ा। ये फिल्म भी एक म्यूजिकल हिट साबित हुई। धरती से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला। इसके बाद का दशक भी टी सीरीज के नाम रहा और टी सीरीज से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दो बड़े सिंगर्स ने अपनी ऐसी जगह बनाई कि आज भी इन्हें बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में शुमार किया जाता है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट। सोनू निगम नए रफी बन चुके थे और अनुराधा पौडवाल नई लता। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल दी। ये सब हुआ एक 7 रुपए के कैसेट की बदौलत और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। 1997 में गुलशन कुमार अपनी सक्सेस के पीक पर थे। टिप्स और सारे गामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज कंपनी भारतीय म्यूजिक के 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास होते थे। 1980 से 1990 के बीच मात्र 10 साल में इन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के दम पर धमाकेदार तरक्की और शोहरत हासिल की। 1990 से 1995 के बीच इनके पास इतना काम हो गया कि म्यूजिक इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा म्यूजिक टी सीरीज के थ्रू ही निकलता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी गाने थे टी सीरीज उनको या तो प्रोड्यूस करता था या फिर कंपोज। गुलशन उस वक्त में देश के सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले शख्स भी बन गए। इस दौरान गुलशन कुमार की ये खासियत रही कि ये न्यू कॉमर्स को ज्यादा मौका देते, उन्हें तलाशते, उन्हें तराशते और फिर अपने काम को उन्हीं के जरिए आगे बढ़ाते। हालांकि यही दरिया दिली इनके मौत का भी कारण बनी। दरअसल साल
साल 1990 में आई फिल्म आशिकी में गुलशन कुमार की टी सीरीज कंपनी ने म्यूजिक कंपोज करने के लिए तब की उभरती जोड़ी नदीम सैफी और श्रवण राठौड़ यानी नदीम श्रवण को दिया। ये फिल्म एक जबरदस्त म्यूजिकल हिट साबित हुई और इसके बाद टी सीरीज के ज्यादातर गाने अब नदीम श्रवण की जोड़ी ही कंपोज करने लगी। तभी नदीम सैफी ने म्यूजिक कॉम्पोजिशन के साथ ही सिंगिंग में उतरने का फैसला लिया और सीधा गुलशन कुमार के पास जा पहुंचा। हालांकि इनके गाए गानों को सुनकर गुलशन कुमार ने इन्हें सिंगिंग ना करने की सलाह दी और म्यूजिक कॉम्पोजिशन पर ही फोकस करने को कहा, लेकिन नदीम नहीं माने। उनकी जिद पर गुलशन कुमार ने नदीम के कुछ गाने टी सीरीज के बैनर तले रिलीज भी किए। हालांकि उन गानों को पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और जब कंपनी को ज्यादा लॉस होने लगा तो टी सीरीज ने नदीम के गानों का प्रमोशन रोक दिया। इस बात से तिलमिलाए नदीम सीधा गुलशन कुमार के पास पहुंचे और लंबी बहस के बाद गुलशन कुमार को अपनी हरकतों का अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से निकल गए। हालांकि गुलशन कुमार ने नदीम की धमकियों को सीरियसली नहीं लिया। इन्हें लगा कि नदीम अभी नाराज हैं और गुस्सा ठंडा होने पर यह बात खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। नदीम अपनी कंप्लेंट लेकर सीधा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पास जा पहुंचा और गुलशन कुमार की सुपारी दे डाली। सुपारी मिलने के बाद गुलशन कुमार को मारने के लिए मई 1997 में दुबई के एक होटल में मीटिंग की गई, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी, दाऊद इब्राहिम और उसका बॉलीवुड हैंडलर अबू सलेम शामिल हुए। फेमस राइटर एस हुसैन जैदी की लिखी किताब माई नेम इज अबू सलेम के मुताबिक 25 लाख टोकन मनी लेकर अबू सलेम ने गुलशन कुमार का पत्ता साफ करने की बात कही। अबू सलेम को लगा कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार को मारकर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा और इस लिहाज से ये फायदे का सौदा था। गुलशन कुमार की रेकी शुरू हुई। ये कब कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं और कब अकेले होते हैं, कहाँ इन्हें मारकर भागना सबसे आसान होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार हुई। और फिर 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आई। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की आवाज थी। उसने कहा, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद अबू सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ की डिमांड की। इस कॉल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम के एल्बम को सही तरीके से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने उसे जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है, प्रमोशन के बावजूद उसे लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और इस वजह से एल्बम फ्लॉप हुआ। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार फिर अबू सलेम ने गुलशन कुमार को कॉल किया और कहा, तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो, तुम अभी तक पुलिस के पास भी नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे, तो अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहकर अबू सलेम ने फोन काट दिया। गुलशन कुमार इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से डर नहीं रहे थे, इसलिए अबू सलेम का ईगो हर्ट हो गया और उसने अब अपने प्लान को जल्दी एग्जीक्यूट करने की ठानी। इधर डॉन से मिली धमकियों के बाद भाई और दोस्तों ने गुलशन कुमार को पुलिस के पास जाने को कहा। हालांकि गुलशन कुमार को लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। खैर, 12 अगस्त 1997 की तारीख थी, मंगलवार का दिन था। गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकले। लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का भी बंगला था। 10:10 का वक्त हुआ जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की मारुति एस्टीम से जितेश्वर महादेव मंदिर के सामने उतरे। जीतनगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था और तभी इन्होंने उस मंदिर में महंगे टाइल्स वगैरह लगवा कर इसे रिनोवेट करवा दिया था और तब से हर दिन वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स्ड था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की, जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में बैठे थे। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आए। कुछ कदम चलते ही गुलशन कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होती है। गुलशन कुमार घबराहट में पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और गुलशन कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है और ये जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान बिखर जाता है। गुलशन कुमार भागते हुए पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती है। गुलशन कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। तभी इनका ड्राइवर रूपलाल कलश उठाकर हमलावर की ओर फेंकता है। तभी पीछे से रूपलाल के दोनों पैरों पर गोली मार दी जाती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद सभी हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं और दनादन 16 गोलियां गुलशन कुमार की गर्दन और पीठ पर दाग दी जाती हैं। ये दीवार का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही निढाल हो जाते हैं। ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी थी जिस पर माँ दुर्गा की तस्वीर बनी थी और वो तस्वीर गुलशन कुमार की खून से पूरी तरह ढक चुकी थी। प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि महज 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो चुका था। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर निकालकर उस टैक्सी में भाग निकलते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है और गुलशन कुमार को नजदीकी कूपर हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ
डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में अबू सलेम का हाथ है। उसने ये भी बताया कि सलेम ये सब दाऊद इब्राहिम के इशारे पर कर रहा था। खैर, दिल्ली ले जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस की फाइल रिपोर्ट के मुताबिक मई 1997 में दुबई में दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। इसमें अनीस, अबू सलेम और एक गैंगस्टर था। यहाँ तय हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में खौफ पैदा करने के लिए गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया, जिनमें से एक था असद राऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जिसे बाद में उसके भाई अब्दुल राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बनाया गया। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के साथ एक और ऐसा नाम था जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। जी हाँ, ये नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ ही रमेश तौरानी ने भी गुलशन कुमार की हत्या के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। साल 2002 में इस केस में पहला फैसला आया, जब कोर्ट ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन बाकी लोगों को रिहा कर दिया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और अदालत ने उसे बेगुनाह मानकर जाने दिया। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन जा चुका था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश भी की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए सभी साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। वहीं अबू सलेम को साल 2005 में पुर्तगाल से पकड़कर भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार की हत्या का केस चल ही नहीं सका, जिसकी वजह रही भारत और पुर्तगाल के बीच समझौते की शर्तें, जिसके अनुसार अबू सलेम पर सिर्फ वही केस चल सकते थे जिन पर पहले से सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार की हत्या का केस दर्ज नहीं था। इंडियन पुलिस ने अपने आरोपों में बताया था कि अबू सलेम साल 1993 में हुए दंगों का मुख्य आरोपी है। उस समय पुलिस अपने एफिडेविट पे ये बताना भूल गई कि ये गुलशन कुमार के मर्डर का भी आरोपी है। सुरक्षा एजेंसी से हुई इस भूल के लिए आज भी अबू सलेम के ऊपर गुलशन कुमार के मर्डर का केस नहीं चलता है, जबकि अबू सलेम के कहने पर ही गुलशन कुमार को मारा गया था। कोर्ट की सुनवाई में उसे गायब दिखाया जाता है, इसलिए साल 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ ही दूर पर आर्थर रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया। तब अदालत ने अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुलशन कुमार पर गोलियां रऊफ ने ही दागी थीं। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलेम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफी भगोड़ा साबित हुआ। वहीं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी लिखी किताब लेट मी से इट नाउ में बताया कि गुलशन कुमार के मर्डर प्लान की जानकारी पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें बचा नहीं सकी। दरअसल राकेश ने बताया कि 22 अप्रैल 1997 को इनके पास एक खबरी की कॉल आई, जिसने कहा, सर, गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। कमिश्नर मारिया ने खबरी से पूछा कि ये विकेट कौन लेने वाला है। खबरी ने कहा, अबू सलेम साहब। उसने अपने शूटर्स के साथ सब प्लान नक्की किया है। गुलशन कुमार रोज सुबह घर से निकल के सबसे पहले शिव मंदिर जाता है, वहीं पे काम खत्म करने वाले हैं। इसके बाद कमिश्नर मारिया ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वो गुलशन कुमार को जानते हैं और क्या उन्हें पता था कि गुलशन कुमार हर सुबह किसी शिव मंदिर जाते हैं। कुछ समय बाद महेश भट्ट ने कमिश्नर को वापस कॉल किया और जानकारी की पुष्टि की। इसके बाद कमिश्नर मारिया ने महेश भट्ट से कहा कि ये क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन तब तक महेश भट्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो गुलशन कुमार को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दें, जब तक क्राइम ब्रांच उनसे संपर्क न कर ले और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न कर ले। कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को फोन किया और उन्हें अपने मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने गुलशन कुमार को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। हालांकि बावजूद इसके 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या ठीक उसी तरह से हुई जैसे प्लान की गई थी। इस बारे में छानबीन करने पर कमिश्नर को पता चला कि गुलशन कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टुकड़ी द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, क्योंकि उनके पास नोएडा में कैसेट फैक्ट्री थी। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दी गई सुरक्षा गुलशन कुमार से वापस ले ली गई थी। खैर, इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी कायम है और हमेशा रहेगी। टी सीरीज आज भी संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। गुलशन कुमार के परिवार ने इसे आगे बढ़ाया और पिता के नाम को कभी नहीं मिटने दिया, बल्कि इसमें और नगीने जड़े जो आज भी कायम है। आज भी टी सीरीज देश में म्यूजिक और वीडियोस का सबसे बड़ा पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर है और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका लगभग 60% से अधिक शेयर है।
वहीं गुलशन कुमार की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने साल 1975 में सुदेश कुमारी नाम की महिला से शादी की थी, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए। बड़े बेटे भूषण कुमार और 2 बेटियां तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार। आगे चलकर तुलसी कुमार एक जानी मानी गायिका बनी। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो। और दूसरी बेटी खुशहाली ने फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाया। तो वहीं इनके बड़े बेटे भूषण कुमार ने खास तौर पर अपने पिता के इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज इनकी गिनती भी दुनिया की बड़ी शख्सियतों में की जाती है। सब जानते हैं कि गुलशन कुमार की मौत के बाद उनके भाई किशन कुमार और बेटे भूषण कुमार ने ही टी सीरीज कंपनी को संभाला और इसे और ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, जबकि गुलशन के निधन के समय उनके बेटे भूषण कुमार की उम्र महज 19 साल थी। फिर भी उन्होंने अपने चाचा के साथ मिलकर टी सीरीज का प्रभार संभाला। भूषण कुमार की शादी एक्ट्रेस और मॉडल दिव्या खोसला से हुई और ये भी अब टी सीरीज को संभालने में अहम योगदान रखती हैं। वहीं गुलशन की दोनों बेटियां भी अपने पिता के बिजनेस और उनके नाम को आगे बढ़ाने में खासा योगदान रखती हैं और इनके परिवार में अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है। कह सकते हैं कि गुलशन कुमार की जिंदगी स्ट्रगल से भरी रही। इनकी शुरुआत बेहद गरीबी और मजबूरियों में हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसी मजबूत जगह बनाई जो आज 40 साल बाद भी कायम है। उसूलों के पक्के गुलशन कुमार ने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और बुराई और गुंडागर्दी के आगे घुटने नहीं टेके। इन्होंने अपनी सादी और भक्तिमय जिंदगी के साथ बुराई से लड़ते हुए मिली मौत को लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश की और शायद यही वजह रही कि आज इनकी कंपनी टी सीरीज देश की सबसे बड़ी म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है और पूरी दुनिया की टॉप म्यूजिक कंपनीज में शुमार है। गुलशन कुमार को इस दुनिया से गए हुए दशकों बीत चुके हैं, मगर आज भी इनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमेशा रहेगा। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से गुलशन कुमार को श्रद्धांजलि। भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी गुलशन कुमार की फैमिली से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।